नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप जोशी, कंसल्टिंग फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ भावनगर गुजरात में। काफ़ी दिनों से एक बात सोच रहा था कि जब भी मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपने मर्ज के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में ठीक से पूछ नहीं सकता और डॉक्टर भी कुछ ठीक से अपने बिजी शेड्यूल में कभी कभी बता नहीं सकते। तो क्यों ना हर एक मर्ज के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, 2-3 वीडियो बनाया जाए जिसमें उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो, जिसके बारे में मरीज को सब जानकारी उसके बारे में दी जा सके। तो हम शुरुआत करते हैं डायबिटीज़ से। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ की एक बीमारी जो है उसका एक बहुत लोगों के मस्तिष्क में उसके बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, वो गलत है। कुछ लोग उससे बहुत डर जाते हैं, कुछ लोग उसको बिल्कुल सहजता से लेते हैं, उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं रखते। तो डायबिटीज़ क्या है, किसको होता है, उसका निदान कैसे होता है, उसकी जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या क्या बात हमें ठीक से पता होनी चाहिए, उसके बारे में 2 या 3 लेक्चर्स, 2 या 3 जो टॉक है वो रखने का एक विचार है। तो डायबिटीज जिसको मधु प्रमेह भी कहते हैं, मधु प्रमेह यानी कि मीठी पेशाब। जब भी पेशाब में शर्करा या शुगर निकलने लगती है तब डायबिटीज का निदान पुराने समय में होता था। तो डायबिटीज क्यों इतना बढ़ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप देखें तो डायबिटीज के पेशेंट्स जो 2000 की साल में 32 मिलियंस थे, वो 2017 में 73 मिलियंस हो गए और 2045 में प्रोजेक्टेड 134 मिलियन पीपल को डायबिटीज होगा। यानी कि ये जो आंक है वो सदंतर बढ़ता जा रहा है। हमने भी देखा है कि कोविड के दरमियान कोविड की बीमारी से होने वाला डायबिटीज, कोविड की सारवार से हुए डायबिटीज के मरीज की संख्या बहुत ही बढ़ चुकी है। कभी कभी तो जहन में ऐसा भी आता है कि जिस तरह किसी लग्न के या किसी सामाजिक प्रसंग के भोज में एक जैन काउंटर अलग होता है जहाँ पे प्याज और लहसुन और आलू नहीं होते, उस तरह से एक जमाना ऐसा भी आएगा कि हर एक लग्न के भोज में एक डायबिटिक काउंटर भी होगा। क्योंकि जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स की मात्रा समाज में बढ़ती जा रही है, इसलिए ये शायद बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा। तो डायबिटीज क्यों होता है? पहले तो ये जानिए कि अधिक वजन होना, अगर आपका बॉडी ज्यादा है, अगर आप ओबेस है, अगर आप मेदस्वी है, तो आपको डायबिटीज होने की शक्यता बहुत ही ज्यादा है। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि भाई एक दुबला पतला आदमी है जो 30 किलो का, 40 किलो का है, उसको भी डायबिटीज होता है, तो ऐसा क्यों? तो जो मेद है वो सिर्फ शरीर में बाहर दिखता है, वो मेद नहीं है। एक मेदकाय बोलते हैं, जिसको ओमेंटम भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो आंत के और स्टमक के जठर के आसपास का एक आवरण होता है। उसके अंदर चर्बी कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, तो वो दुबला पतला आदमी कभी कभी मेदकाय के अंदर बहुत मेद समेटे हुए बैठा होता है, तो उसको भी हम मेदस्वी कह सकते हैं। और ये मेदस्विता बहुत ही बड़ा कारण होता है डायबिटीज होने का। दूसरा है 40 या अधिक उम्र का होना। अगर आप 40 के हैं या 40 की ऊपर के उम्र हैं और आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, आपको कोई भी फरियाद नहीं है, फिर भी साल में एक बार शुगर चेक करवाना जरूरी है। कैसे चेक करना है, कैसे डायबिटीज का निदान करना है, वो हम बाद में देखेंगे। मगर अगर आप 40 के ऊपर के हैं, 40 के आसपास के हैं, अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज का, आपके मदर फादर को, आपके अंकल आंटी को, आपके मैटरनल अंकल आंटी को, या आपके दादा को, दादी को, परदादी को डायबिटीज था, तो ये जहन में रखिए कि आपको डायबिटीज होने की शक्यता बहुत ही ज्यादा है। एक्टिव ना होना, अभी ये एक्टिविटी जो है, ऐसा नहीं है कि मैं फेसबुक में 2 घंटे बैठा तो मैं एक्टिव हूँ, अगर मैं ऑफिस में 16 घंटे काम करता हूँ तो मैं एक्टिव हूँ। ये एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी बोलते हैं जब आदमी पसीना बहाता है, जब आप कसरत करते हैं, जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, कुछ भी जिससे आपकी मांसपेशियां एक्टिव हो, उसको एक्टिविटी बोलते हैं। तो अगर आप एक्टिव नहीं है, आप बैठाड़ू जिंदगी जिसको बोलते हैं, कॉच पोटेटो, अब टीवी, नेटफ्लिक्स ये सब देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो आपका मस्तिष्क तो बहुत एक्टिव है, मगर जब आपका शरीर एक्टिव नहीं है तब आपको डायबिटीज होने की शक्यता बहुत ही ज्यादा है। बीपी या अन्य दिल संबंधी किसी भी बीमारी का शिकार होना, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऑल द चांसेस कि बीपी जो है वो आपका प्रारंभिक लक्षण है डायबिटीज डेवलप होने का, तो कुछ साल में आप डायबिटीज का भी शिकार होंगे।
और मैंने जैसे बोला, परिवार में किसी भी अन्य सदस्य का डायबिटीज से पीड़ित होना, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, अगर आपके मम्मी पापा को, दादा दादी को, परदादी को, अगर आपके अंकल आंटी को किसी को भी डायबिटीज है या था, तो आपको डायबिटीज होने की शक्यता बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें से किसी भी चीज आपको लागू हो रही है तो आपको डायबिटीज का निदान करवाने के लिए रिपोर्ट करवाना जरूरी है। तो क्या लक्षण होते हैं, मुझे क्या हो तो मैं डायबिटीज के बारे में सोचूं, उसके बारे में मुझे लगे कि शायद मुझको डायबिटीज हो सकता है। तो लक्षण है थकान महसूस होना, आपको लगे कि मैं, कभी कभी मरीज आते हैं कि मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, पहले मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील करता था, अभी मैं बिल्कुल ही थका हुआ हूँ, मुझे बहुत वीकनेस लगती है, मुझे बहुत फटीग रहता है। सो बहुत थकान होना इज वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, वो फर्स्ट फरियाद जो है वो हो सकती है डायबिटीज के मरीज। काफी कारण है थकान के, मगर एक जो महज कारण है वो डायबिटीज है। लगातार पेशाब लगवाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर आपको रात को 1 या 2 बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, और या आपको दिन में भी 2, 3, 4 बार हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में पेशाब करने जाना पड़ता है, तो आपको डायबिटीज हो सकती है। दूसरा, अगर पेशाब की जगह पे फंगस होती है, वाइट पैचेस है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, बहुत खुजली हो रही है, वहाँ पे लगातार इन्फेक्शन हो फिर ठीक हो फिर हो, ऐसा होता है, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। अत्यधिक भूख लगना, बहुत भूख लगना, बार बार खाने की इच्छा होना, जिसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। तो बहुत अगर आपको भूख लगता है, बार बार खाते हो, आपको लगता है मेरा हंगर खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। अचानक वजन कम होना, कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है कि मेरे 8-10 किलो वजन कम हो गया, मेरा 4-5 किलो वजन कम हो गया लास्ट 3 मंथ्स में, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैंने डाइट कर लिया तो मेरा वजन कम हो गया। मगर आपका वजन कम हुआ तो आपको डायबिटीज के बारे में सोचना है, थायराइड, हाइपरथायराइड, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, उसके बारे में सोचना है। मगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी रैपिड वेट डिक्रीज हो, बहुत जल्द वजन कम हो रहा है, तो पहले शुगर का जांच करवाइए। फिर तबीयत खराब लगना, आपको लगता है यार मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जो 2 साल पहले में था उससे अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। घाव का जल्दी ना भरना, ये हर एक में जरूरी नहीं है। अगर आपको कुछ लगा है और उसको घाव भरने में देर लगती है, जैसे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मगर घाव भर नहीं रहा है, हीलिंग नहीं हो रहा है, स्कार नहीं बन रहा है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, घाव जो है उसके अंदर परु बन रहा है, तो ऑल द चांसेस आर देयर कि आपको डायबिटीज हो सकता है। मगर ऐसा भी है कि 400 या 500 शुगर वाले का घाव भी कभी जल्दी भर जाता है। सो ऐसा नहीं है, बट अगर ये सिम्टम है तो आपको डायबिटीज की जांच करवा लेनी चाहिए। अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पानी पीना, आपको लगता है मेरा गला बहुत ही सूखा है, मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। तो अगर आपको बहुत ही थर्स्ट है, अगर आपको बहुत प्यास लगती है, तो ऑल द पॉसिबिलिटीज कि आपको डायबिटीज हो सकती है। आंखों में कब तकलीफ होना, आपके नंबर आपने अभी अभी चेक करवाया, 2-3 महीने बाद आपको लगा अभी ठीक नहीं है, फिर से आप नंबर चेक करवाया तो नंबर में डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया भाई? तो नंबर में जो डिफरेंस है उसका एक रीजन भी डायबिटीज है। डायबिटीज का रेटिना, जो उसका आंख का पटल है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। डायबिटीज से कैटरेक्ट भी जल्द होता है। सो डायबिटीज हर एक तरह से आंख के ऊपर असर करता है। सो अगर आपके विजन में कोई देखने में तकलीफ है तो तुरंत ही शुगर चेक करवाएं। त्वचा के रोग, अगर आपको फंगस हो रहा है, आपको दाग खुजली हो रही है, आपको राउंड वर्म हो रहे हैं, सो ये सब जो है वो लक्षण है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। तो एक बार डायबिटीज चेक करवा लीजिए। अभी मैंने डायबिटीज चेक करवाया तो उसका कैसे डायग्नोसिस होगा? अगर आपका फास्टिंग शुगर, फास्टिंग यानी 10 घंटे तक आपने कुछ नहीं करवाया और वो शुगर आपने चेक करवाया फास्टिंग में 10 घंटे बाद, 10 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया, तो अगर वो 126 और उससे ज्यादा आता है, 126 या उससे ज्यादा, तो डायबिटीज है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया गया और 75 ग्राम ग्लूकोज फास्टिंग स्टेट में पीने के बाद 2 घंटे बाद जब आपका शुगर चेक करा गया वो 200 या उससे ज्यादा है, 200 या अबव, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो आपको डायबिटीज है। या HbA1c, जिसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, हमारे जो रक्त कण है उसका आयु 120 दिन का है। तो रक्त कण के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे जो ग्लूकोज जुड़ जाता है, उसका मात्रा जब चेक करेंगे तो वो आपका 120 दिन का एवरेज दिखाएगा ब्लड शुगर का। अगर वो एवरेज 6.5 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज है। तो डायबिटीज होने के 3 निदान के स्टेप है, 3 निदान प्रक्रिया है।
एक है फास्टिंग, यानी कि 10 घंटे ना खाने के बाद का शुगर 126 या उससे ज्यादा, 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद वाला शुगर 200 या उससे ज्यादा, या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं HbA1c वो है 6.5 या उससे ज्यादा। किसको आप बोल सकते हैं कि डायबिटीज है ही नहीं? इफ अगर आपका HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 5 के आसपास है, फास्टिंग 99 या उससे कम है, और 2 घंटे ग्लूकोज पीने के बाद वाला 139 और उसके नीचे है, तो इसको डायबिटीज नहीं है। आप उसको डायबिटीज के निदान में नहीं ला सकते। अगर प्री डायबिटीज यानी कि एक ऐसी स्टेज है जहां पे डायबिटीज होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है पर उसको भी डायबिटीज हुआ नहीं है, तो ये स्टेज ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, वजन कम करें, स्ट्रेस कम रखें, खाने पीने में ध्यान रखें, नियमित कसरत करें, तो आप डायबिटीज का जो प्रोग्रेस है वो रोक सकते हैं। सो प्री डायबिटीज किसको बोल सकते हैं? अगर आपका HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 to 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक है। अगर आपका फास्टिंग 10 घंटे कुछ ना खाने बाद का सुबह का सैंपल 100 to 125 100 से 125 के बीच में है तो आपको प्री डायबिटीज के पहले का स्टेज है। और अगर आपको 2 घंटे ग्लूकोज पिलाने के बाद वाला शुगर 140 to 199 140 से 199 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज में हैं। ये प्री डायबिटीज वाला स्टेज इसलिए जरूरी है कि अगर आपका निदान यहाँ पे हो गया तो आपको कुछ मेडिसिन दिए जाएंगे जिससे डायबिटीज की जो प्रोग्रेस है वो धीरे हो जाएगी। ऑल द पॉसिबिलिटीज की ये रिवर्स भी हो सकती है। इस बहुत ही अभी चर्चा हो रही है, बहुत ही दावे किए जा रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल का, उसके बारे में भी कभी वीडियो बनाएंगे। मगर ये जो स्टेज है प्री डायबिटीज का, इससे डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज एक बार आ गया फिर रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं है उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। मगर इसका एक बार स्टैंप लग गया तो आप इस स्टेज पे पहुंच जाते। एक बात आप समझ लीजिए, आपको मान लीजिए 30 इयर्स की एज पे या 35, चलो मान के चलो 35 इयर्स की एज पे आपको डायबिटीज का निदान हुआ। अब डॉक्टर के पास गए, HbA1c 6.5 या उसकी ज्यादा आ गया, या फास्टिंग 126 से ज्यादा आ गया, या जो पोस्ट ग्लूकोज टेस्ट है वो 200 से ज्यादा गया, या कोई भी 2 रैंडम सैंपल, अगर आपने आज ब्लड दिया 200 आ गया, कल ब्लड दे दिया 220 आ गया, दैट मीन्स आप डायबिटिक हैं। तो अगर आप 35 साल की उम्र में डायबिटीज का निदान हुआ है तो एक बात याद रखिए, ये जो डायबिटीज होने की प्रक्रिया है वो 10 से 12 साल पहले शुरू हुई है। दैट मीन्स आप जब 22-23 साल के थे तब से आपके जो बीटा सेल्स है पैनक्रियाज में जिसमें से इंसुलिन बनता है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे, वो प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो रही है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो वो जो सब प्रक्रिया डायबिटीज की है वो 10-12 साल पहले शुरू हो गई है, और बीच में कभी ये स्टेज भी आता है प्री डायबिटीज का, और उसके बाद आदमी औरत डायबिटीज के स्टेज में प्रवेश करता है। सो ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये बिल्कुल लंबी प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है कि मैं अभी डायबिटिक था ही नहीं और 2 महीने में हो गया, ये भी हो सकता है, मगर उसको मास डायबिटीज था, पर कुछ स्ट्रेस की वजह से, कुछ दवाई की वजह से, कुछ और फैक्टर्स की वजह से सडनली शुगर बढ़ गया और सडनली दैट पेशेंट उसको आपका डायबिटीज का निदान हुआ। तो पहले डायबिटीज का निदान कैसे करते थे? जब ब्लड शुगर मापना बहुत ही डिफिकल्ट था, जब लैब फैसिलिटीज कम थी, जब जो हैंडी ग्लूकोमीटर्स अभी आ रहे हैं मोबाइल साइज के, जिसने डायबिटीज का नियंत्रण और उसकी सारवार पद्धति को बिल्कुल ही रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, वो नहीं था। जैसे मेरे फादर एक जनरल प्रैक्टिशनर्स थे, तो वो कैसे करते थे? तो वो ये यूरिन शुगर मापते थे, और इसका जो विटग्योर जानी वाली पीनाला जो हम बोलते हैं, जो नीला है वो ट्रेस है, पीला है वो 1+ है, लाल है वो बहुत ज्यादा है। सो जैसे जैसे कलर्स रेनबो की कलर्स के स्पेक्ट्रम की अनुसार बढ़ते हैं, उस तरह से बोलते थे यूरिन शुगर नील है, ये ट्रेस है, ये 1+ है, ये 2+ है, ये 3+ है, ये 4+ है। अभी यूरिन शुगर का मेजरमेंट निदान की प्रक्रिया में इसका कोई रोल नहीं है, और डायबिटीज के नियमन के जो हम शुगर के रिपोर्ट करते हैं उसमें भी कोई रोल नहीं है। क्यों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मगर अभी यूरिन शुगर है वो एब्सोल्यूट हो गया है। अभी कोई यूरिन शुगर करे या ना करे उससे डायबिटीज के निदान या उसकी सारवार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो अभी यूरिन शुगर हम करते हैं वो ये जो है उसको बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं। जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है उसमें आप 2 या 3 यूरिन के टीपे डाल के उसको गर्म करेंगे तो ये कलर आएगा,
अभी आ गई है डीप स्टिक्स। ये स्ट्रिप्स आते हैं, ये स्ट्रिप्स आप यूरिन में डाल के बाहर निकालो और 1 मिनट के बाद जो कलर आता है उसको आप जो बोतल है स्ट्रिप्स का उसके साथ कंपेयर करो, तो जितना ये डार्क होगा उतना आपका शुगर का प्रमाण ज्यादा है, जिसके आप बोलते हैं नील है, ट्रेस है, 1+ है, 2+ है। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि यूरिन शुगर भी कुछ लोग देखते हैं, मगर ये इतना रिलायबल नहीं है, ये इतना विश्वास पात्र नहीं है। इसलिए अच्छा है कि आप ब्लड शुगर की जांच करवाएं और उसी तरह से आगे बढ़े। तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज, कुछ लोग हमें दिखाने आते हैं तो पूछते हैं सर हमें कौन सा डायबिटीज है। अभी गूगल इतना ज़्यादा सब लोग मोबाइल पे यूज़ करते हैं कि सभी को ये प्रश्न होता है। तो मेनली हम 3 टाइप के डायबिटीज की बात करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या है? टाइप 1 डायबिटीज यानी कि आपका जो इंसुलिन बनाने वाला मशीन है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज व स्वादुपिंड, इसमें बीटा सेल्स होते हैं। ये बीटा सेल्स में से इंसुलिन बनता है। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है, जो इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कोविड के एरा में, ये रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो कुछ गलती से ये बीटा सेल के ऊपर हमला कर देती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसकी वजह से उनको डैमेज हो जाता है और बीटा सेल इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे बीटा सेल की संख्या बिल्कुल 0 हो जाती है और इंसुलिन प्रोडक्शन 0 हो जाता है। तो इन टाइप 1 डायबिटिक्स मेनली अब किड्स, बच्चों को होने वाला डायबिटिक्स, अगर आपके पास कोई बच्चा है वो 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, उसको डायबिटीज है तो वो टाइप 1 डायबिटीज है मोस्टली इन 99% ऑफ केसेस। सो ये जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें एक बात आप समझ लीजिए कि उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन 0 है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज के जो बच्चे हैं उनको इंसुलिन लेना बहुत ही आवश्यक नहीं पर अनिवार्य है। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट गोली से नहीं हो सकता, सिरप से नहीं हो सकता, उसका एक ही इलाज है इंसुलिन। इंसुलिन कैसे दिया जाता है, कौन कौन के टाइप से इंसुलिन है, उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है और उसके बारे में लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन है। पर एक बात आप समझ लीजिए, टाइप 1 डायबिटीज यानी कि बच्चों को होने वाला डायबिटीज, ऑटो इम्यून डायबिटीज जिसमें आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता के कारण डायबिटीज हुआ है, और इनमें बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी में इंसुलिन लेना है और लेना है। कोई भी हकीम, बाबा, तंत्र, कोई विद्या या कोई भी देसी नुस्खा इस टाइप 1 डायबिटीज को कोई भभूति खिलाओ मिट जाएगा, ऐसा कभी भी सुनो तो उस पर आप विश्वास मत करो, क्योंकि ऐसे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को अगर इंसुलिन बंद किया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत ही गंभीर समस्या है जो जीवन को हानि पहुंचाए ऐसी हो सकती है। तो मेहरबानी करके टाइप 1 डायबिटिक को इंसुलिन लेना है ये समझ लीजिए। अभी हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर। टाइप 2 डायबिटीज यानी कि मेदस्विता या बड़ी उम्र में होने वाला डायबिटीज। तो ये एक ऐसी एक सिस्टम है, आप समझ लीजिए कि जैसे एक बड़ी ऑफिस है जिसमें काफी कर्मचारी है, 100-150 कर्मचारी है, पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो काम नहीं करने की वजह से ऑफिस का काम सफर हो रहा है। अब ये टाइप 1 वाली जो सिचुएशन है, इसमें ऑफिस तो बड़ा है पर इसके अंदर कोई कर्मचारी नहीं है, इंसुलिन नहीं है। टाइप 2 में ऑफिस है, कर्मचारी भी 150-200 है, पर वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही बिन कार्यक्षम है। तो यहाँ पे जो इंसुलिन है वो बन रहा है पर वो बिन कार्यक्षम है। इंसुलिन एक कोश के अंदर लॉक और की तरह फिट होता है। एक कोश के अंदर हमेशा इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। इंसुलिन आएगा, रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगा, एक ताला खुलेगा और ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा। ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तभी वो जल पाएगा। जैसे हमारे पेट्रोल में एक स्पार्क प्लग पेट्रोल को जलाता है पेट्रोल इंजन में, उसी तरह से ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है, कोश के अंदर जाना है, उसका दहन होने से एनर्जी बनती है, शक्ति बनती है, जिससे मानव जीवन चलता है। ये जब ग्लूकोज कोश के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि ये लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह इंसुलिन इसके ऊपर अटैच नहीं हो पाता है, इसलिए ये ग्लूकोज सेल के अंदर कम और ब्लड के अंदर ज्यादा रहता है। और ब्लड के अंदर वाला जो ग्लूकोज है वो पेट्रोल बम की तरह है, जो आप किसी के ऊपर फेंक के उसे नुकसान कर सकते हो। तो ये जो ब्लड शुगर बढ़ता है वो इंसुलिन की कमी के कारण नहीं, मगर उसकी बिन कार्यक्षमता के कारण बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। एक बात समझ लीजिए, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में भी जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि इनका बीटा सेल भी थक जाएंगे और इंसुलिन नहीं बनेगा। तो ऐसे पेशेंट्स में भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी, इंसुलिन की कमी डेवलप होगी, मगर बाद में।
जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि एक ऐसा डायबिटीज, अगर आपके कुटुंब में किसी महिला को प्रेगनेंसी हुई और वो डॉक्टर को दिखाने गई और उनका शुगर ज्यादा आया, तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी के वक्त जो डायबिटीज है उसमें इंसुलिन लेना जरूरी है ताकि बच्चे की और माँ की हेल्थ अच्छी रहे, और चांसेस है कि डिलीवरी के बाद वो लेडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, वो डायबिटिक नहीं रहेगी। पर ये आप बोल सकते हैं कि ये पिक्चर पहले का ट्रेलर है। इनको डायबिटीज होने वाला है, पर अभी इनकी ये डायबिटीज और प्रेगनेंसी की वजह से शुगर बढ़ने लगा है। डिलीवरी के बाद वो फिर से कम हो जाएगा और शायद 5 साल 10 साल के बाद ये लेडी फिर से डायबिटिक पेशेंट के दौर पे डॉक्टर को मिलेगी। सो जेस्टेशनल डायबिटीज इज जस्ट लाइक ए प्री डायबिटीज। जैसा हमने बोला कि ये कुछ ऐसे संजोग है जिसकी वजह से शुगर बढ़ा है, वो संजोग जाएंगे तो शुगर भी कम हो जाएगा। तो 3 टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बन रहा है, बच्चों में है, आपको इंसुलिन देना है। टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा है पर काम नहीं कर रहा है, तो उसको काम करने के लिए कुछ करना है, क्या करना है हम देखेंगे। और जेस्टेशनल जो प्रेगनेंसी में होता है। सो कोई भी हेल्दी पेशेंट है उसमें जब भी आप खाना खाते हैं, अभी आपने देखा कि आप अभी एसी यूज कर रहे हैं, गर्मियों के दिनों में फ्रीज यूज कर रहे हैं, उसमें एक थर्मोस्टेट आता है। आपने टेम्परेचर 24 सेट किया तो जैसे ही 24 के ऊपर जाएगा 25, 27 तो एसी शुरू हो जाएगा। जैसे ही रूम का टेम्परेचर 24 हो गया तो एसी बंद हो जाएगा। कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म ऊपर वाले ने, कुदरत ने बॉडी में फिट किया है। जब भी आप खाना खाते हो तो खाना जब भी इंटेस्टाइन में, आंत में पहुंचता है, तो जो खाना पचने से जो शर्करा खून में जाती है, वो खून में जब शर्करा बढ़ती है उसके अनुसार हमारे पैनक्रियास स्वादुपिंड में से इंसुलिन बनता है। ये इंसुलिन मैंने आपको समझाया लॉक एंड की तरह एक कोश के रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है, ताला खुलता है और ग्लूकोज अंदर एंटर होता है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या है कि ये लॉक एंड की वाला इंसुलिन है ही नहीं। जब इंसुलिन है ही नहीं तो ये ताला खुलेगा ही नहीं। जब ताला खुलेगा ही नहीं तो ग्लूकोज अंदर जाएगा ही नहीं, एनर्जी का संचार ही नहीं होगा, जीवन ठीक से नहीं चल पाएगा और ग्लूकोज जो है वो कोश की जगह ब्लड में बढ़ता रहेगा। टाइप 2 में इंसुलिन बनता है पर वो बिन कार्यक्षम है, वो ठीक से यहाँ पे अटैच नहीं हो पा रहा है, इसलिए ताला ठीक से खुल नहीं पा रहा है। इसलिए जो ग्लूकोज है वो अंदर नहीं जाता है, ब्लड में बढ़ता रहता है और फायदे की जगह नुकसान करता रहता है। तो डिफरेंस क्या है टाइप 1 और टाइप 2 में? मैंने जैसे दिखाया, बताया आपको, टाइप 1 है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें आपकी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति ने आपके पैनक्रियास को, स्वादुपिंड को नुकसान किया है। या टाइप 2 है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन बनता है वो पर वो बिन कार्यक्षम है। टाइप 1 उसको कभी भी इंसुलिन बनता नहीं है, इंसुलिन प्रोडक्शन 0 है। इसमें बनता है पर वो कार्यक्षम नहीं है। जो आपकी डाइट है, जो आप खाने पीने में ध्यान रखते हो, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, ये इससे ये टाइप 1 रिवर्स नहीं हो सकता। टाइप 2 में अगर आप डाइट का ध्यान रखोगे, एक्सरसाइज का ध्यान रखोगे, अपने स्ट्रेस कम रखोगे, तो जो फैक्टर्स है जिससे इंसुलिन बिन कार्यक्षम हो रहा है वो फैक्टर्स कम होंगे। सो देयर आर चांसेस कि आप धीरे धीरे इससे रिवर्स गियर में गाड़ी डालो। बीटा सेल्स टाइप 1 में होते ही नहीं है, टाइप 2 में बीटा सेल्स होते हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है और एक स्टेज ऐसा आता है कि टाइप 2 भी टाइप 1 जैसा बन जाता है जिसमें आपको इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 1 में हमेशा इंसुलिन लेना पड़ता है, टाइप 2 में कभी कभार लेना पड़ता है। अगर बड़ी मानगी आ गई, जैसे कोविड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, डेंगू हो गया, कोई सर्जरी करवानी है, तो आपको उस थोड़े से टाइम पे इंसुलिन लेना पड़ेगा और फिर आप टैबलेट्स पे आ सकते हो। या फिर टाइप 2 बहुत लंबा है, 10, 15, 20 साल से आपको टाइप 2 है और सडनली आपने देखा कि अभी टैबलेट्स काम नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि आपके बीटा सेल अभी कार्यक्षम नहीं है और तब आपको भी टाइप 2 में इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो टाइप 2 का है उसमें ओबेसिटी, मेदस्विता, जिससे मैंने बोला शारीरिक मेदस्विता और अंदर की आंत की मेदस्विता, इनएक्टिविटी, आप बिल्कुल बैठाड़ू जिंदगी जी रहे हैं, जेनेटिक्स, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उसकी तरफ से आपको ये वारसाई में मिलता है। एजिंग, जैसे जैसे आदमी बड़ा, एज बढ़ती है, वयस्क होता जाता है, वैसे वैसे उसका डायबिटीज होने की प्रक्रिया ज्यादा होती है। मेडिकेशंस, आपने देखा है कोविड में जान बचाने के लिए जो स्टेरॉइड दिए गए थे उससे भी डायबिटीज होता है। रेयर डिसऑर्डर्स, कुछ कुछ डिसऑर्डर्स है जिसमें आपको डायबिटीज होता है। तो जैसे हमने बात की ओबेसिटी यानी कि मेदस्विता, इनएक्टिविटी यानी कि आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, चलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जेनेटिक्स यानी कि आपके फादर्स, फोर फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उसकी वजह से जो आपको वारसाई मिली है उसकी वजह से डायबिटीज होता है। एजिंग,
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डायबिटीज की होने की शक्यता बढ़ती रहती है। मेडिकेशन हमने देखा कि कोविड के दौरान जो लाइफ सेविंग, लाइफ बचाने के जो स्टीरॉइड्स दिए गए थे उससे भी डायबिटीज का ज़्यादा संभावना बढ़ी। सो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बहुत सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, अगर आपके अंडाशय में सिस्ट है, तो वो भी एक डायबिटीज का लक्षण है। और इस जिस भी महिलाओं को पीसीओएस है, पीसीओडी है, उनको खास शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए। और अगर आप डायबिटीज का नियमन ठीक से नहीं करेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो धमनी में चर्बी का जमावना है वो बढ़ेगा और हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स वगैरह होने की शक्यताएं ज़्यादा होगी। और डायबिटीज के पेशेंट को हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। सो जो उत्क्रांति हुई, हम एक बंदर में से धीरे धीरे बढ़ के एक आधुनिक मनुष्य की ओर हमने जब प्रयाण किया, तो उत्क्रांति का एक स्टेज अब यह भी है जिसमें हमने चलना बंद कर दिया है, बिल्कुल इनएक्टिव हो गए, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते रहते हैं, फास्ट फूड्स खाते रहते हैं। सो ये जो स्टेज उत्क्रांति का आया है उसमें आदमी ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक होने लगा है। सो डायबिटीज मैनेजमेंट की अब थोड़ी सी छोटी सी बात कर ले, उस पर अलग से 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे। मगर आपको डायबिटीज मैनेजमेंट के कुछ स्तंभ है उसको देखना है। एक तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि आपको वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भूलना नहीं है। फिर आपको मेजरमेंट्स करने हैं, आपको शुगर नियमित रूप से चेक करते रहना है। हमारे 50% पेशेंट्स जो है एक बार आपको दिखाना है फिर भूल जाते हैं, कभी शुगर चेक ही नहीं करते। ऐसा मत कीजिए, रेगुलर शुगर चेक करना बहुत ही जरूरी है। डाइट प्लान, डाइटिशियन आपको बहुत लंबा समझे उतनी भी जरूरत नहीं है, पर कुछ बेसिक्स आपको आइडिया होने चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या खाने से शुगर बहुत बढ़ेगा, क्या खाने से डायबिटीज का नियंत्रण अच्छा रहेगा और क्या खाने से कम रहेगा। कार्ब काउंटिंग ये टाइप 1 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दवाई और इंजेक्शन, इंसुलिन कुछ लोग में लेना बहुत जरूरी है, उससे आप डरिए मत, ये आपका मित्र है, दुश्मन नहीं है। सो ये सब जब मिलेंगे तभी डायबिटीज का नियंत्रण ठीक से होगा। सो अगर आप ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो पहले तो डाइट में आप एक बात समझ लीजिए कि आप कहीं भी कोई भी गूगल में जाके फूड पिरामिड फॉर डायबिटीज डाउनलोड कर लीजिए। सो फूड पिरामिड में जो बेस है, जो ग्रीन कलर का है, जो बेस बिल्कुल पाए में है, वो वेजिटेबल, सलाड्स, फ्रूट्स, वो आपको ज़्यादा खाने हैं। कुछ फ्रूट है वो बहुत बढ़ा देते हैं शुगर, वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। मगर काफ़ी जो ऐसे फ्रूट्स है जिसमें डायबिटीज इतना नहीं बढ़ेगा। ऐसा मत समझो कि जो कुछ मीठा है वो सब डायबिटीज बढ़ाएगा। सो ये सब आप ज़्यादा खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा रहेगा। जो भी आपके अन्न के अनाज हैं, जो सीरियल्स हैं, मूंग है, चने हैं, गेहूं है, ये सब, रागी है, ये सब भी खाना है, मगर इसका जो है वो इससे कम खाना है। जैसे जैसे आप पिरामिड के ऊपर जाओगे तो मात्रा कम करनी है। मिल्क, योगर्ट, चीज़, ये सब कम खाना है। दूध कम लेना है, दही, छाछ, वो ये सब से कम खाना है। और जो मीट है, जो मांस है, मछली है, अंडे हैं, बीन्स एंड नट्स है, ये बहुत कम लेना है। फैट वाले यानी कि तेल, घी, वो पदार्थ तो बिल्कुल ही कम लेने हैं। और जो रेड जोन में है, जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं, ये लेना नहीं है। सो ग्रीन से आप रेड जोन पे जाओगे तो मात्रा कम करनी है। ग्रीन वाला पुष्कल खाइए, ये कम खाइए, ये उससे कम, ये उससे कम, ये बिल्कुल कम, और ये तो खाना ही नहीं है। तो ये पिरामिड एक बार समझ लीजिए तो डाइट का प्लानिंग आप अपनी तरह से कर सकेंगे। सो लाइफस्टाइल के बारे में आप इतना याद रखो कि आपको 30 to 60 मिनट एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है। आप चलिए, दौड़िए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर 30 से 60 मिनट 5 डेज इन अ वीक आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। डाइट का ठीक से प्लानिंग कीजिए, स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग बंद कर दीजिए, ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है और ये मर्ज को और बढ़ाएगा। बॉडी वेट को मेंटेन रखिए, अगर आप ओबेस है तो वेट लॉस कीजिए, इनफ स्लीप लीजिए, डेली 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मोस्ट एसेंशियल, उसको आप छोड़िए मत। और ये सब जब ठीक रहेगा तो आपका डायबिटीज भी नियंत्रण में रहेगा। टैबलेट्स और इंसुलिन के बारे में हम जरूर से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सो डायबिटीज की और दवा जो कॉम्प्लिकेशंस, ये आप हर एक डॉक्टर बोलता रहे भाई कंट्रोल में रखो, डॉक्टर कंट्रोल में रखो, वो क्या मिलेगा? जो मानव जात है वो हमेशा अपना फायदा देखती है। अगर आप LIC में भी इन्वेस्ट करोगे तो सोचोगे कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को क्या मिलेगा। तो अगर मैं डायबिटीज कंट्रोल में रखूंगा तो क्या मिलेगा? इसका जवाब ऐसा है कि अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो आपको क्या मिलेगा।
आपको गैंग्रीन हो जाएगा, आपके पैर खराब हो जाएंगे, डायबिटिक फुट हो जाएगा, पैर काटना पड़ेगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी जिसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं, आपकी नसें खराब हो जाएगी, आपको नपुंसकता भी आ सकती है। नसें खराब होने से आपको बहुत ही दर्द होगा, झंझनाहट होगी या पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाएंगे, आपको लकवा मार सकता है। लकवा या हार्ट अटैक होने की शक्यता किसी भी अनकंट्रोल डायबिटीज़ के पेशेंट में कंट्रोल डायबिटीज़ या नॉन डायबिटिक की कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा होती है। आपको नसों के बंद होने के और प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका पर्दा खराब हो सकता है जिसको रेटिनोपैथी बोल सकते हैं, आपका विजन जा सकता है, मोतियाबिंद अर्ली हो सकता है, 40 या 35 की साल में भी मोतियाबिंद हो सकता है अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं रखोगे। जामर जिसको ग्लूकोमा बोलता है, आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, इसमें भी आपकी विजन या दृष्टि जाने की बहुत ही संभावना रहती है। ये मैंने आपको संक्षिप्त में दिखाया कि डायबिटीज क्या है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसके बारे में और 3-4 वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको और इसके बारे में कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और किस किस बर्ड्स के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।